साल 2012-13 का वक्त था। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुकूल मौका बन चुका था। एक फेक नैरेटिव पर अन्ना आंदोलन खड़ा हो चुका था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी आरएसएस ने। चेहरों को लेकर तनाव था, कई चेहरे एक साथ सामने टकरा रहे थे, जिसमें से एक वो चेहरा भारी पड़ा जिसने मैनेज कर लिया बजट को, यानी खर्चा मैनेज हो गया, चेहरा भारी पड़ा और वो 2014 में देश का प्रधानमंत्री हुआ। उसके बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि 75 साल के बाद लोग रिटायर कर दिए जाएंगे और अगर बहुत बड़े कद के हुए तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि 75 साल उनके भी पूरे होंगे, कहीं ऐसा नहीं कि वो नियम उन्हीं पर पलट पड़े और लोग ये कहने लगे कि जनाब अब आपके रिटायर होने का वक्त आ गया है, और पीछे से कोई नितिन गडकरी बयान देने लगे कि प्रधानमंत्री तो हम भी बनने वाले थे या बन सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कई महीनों से खाली पड़ा हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन पाए, ये किसी भी बड़ी पार्टी के लिए मुश्किल सवाल है। क्योंकि ज्यादा बड़ा सवाल मुश्किल यह है कि क्या बीजेपी पर नियंत्रण करने वाली गुजरात लॉबी का नियंत्रण कमजोर हुआ है, या वापस आरएसएस ने बीजेपी और सरकार पर नियंत्रण करने के लिए अपना शिकंजा कसने के लिए संजय जोशी जैसा एक नाम हवा में उछाल दिया है कि अब या तो प्रधानमंत्री आप रहोगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मुताबिक बनेगा। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में? क्या नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या कोई और प्रधानमंत्री बनने वाला है? क्या कहानी है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की? क्या योगी आदित्यनाथ ने वो तड़का लगा दिया जो नितिन गडकरी पर भारी पड़ रहा है? इन सारी बातों पर विस्तार से पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश भर के बीच एक सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल के 75 साल पूरे हो जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने वाले हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार इस तरह की हेडलाइन को मैनेज किया जा रहा है कि इस पर बात न हो। इसलिए वह भी सवाल नहीं किया जा रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। महीनों से जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नहीं चुन पा रही है। पता नहीं जब वो चुनेगी तो कोई लोकतांत्रिक ढांचा होगा क्या? क्या उसका चुनाव होगा क्या? क्या उसका नॉमिनेशन भरा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो करके दिखाया, जिस भी रूप में किया उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव करवाया और चुनाव करके वहां से जो चुनाव जीता वो कैंडिडेट आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराएगी क्या? अब तक तो नहीं कराई। पहले अमित शाह जी बने, फिर जब अमित शाह जी को सेकंड टर्म मिलना था और उनको नहीं मिलता दिख रहा था तो नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा भावुक भाषण हुआ कि देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को महान बनाने और चांद और मंगल पर भी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को होना चाहिए। तो अमित शाह जी को फिर से टर्म मिला, फिर जेपी नड्डा जी बन गए। क्या नामांकन हुआ? क्या चुनाव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जेपी नड्डा जी के बाद अब उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है, तो कोई ये कहे कि चुनाव होगा तो यह हास्यास्पद सी बात होगी। चलिए छोड़िए, पार्टी विद डिफरेंस खत्म है, नाम की घोषणा होगी। अब घोषणा करने वाला कौन है? कौन घोषणा करता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? पहले एक खेमा हुआ करता था जो पार्टी चलाता था
जो राजनीति करता था, पहले वो नरेंद्र मोदी हुए और फिर उनके साथ अमित शाह हुए, और भारतीय जनता पार्टी के ये दो जिस्म एक जान, एक तरह से ये ट्यूनिंग, पॉलिटिकल ट्यूनिंग इन लोगों की है। तो जो ये तय करेंगे वो पार्टी में होगा। लेकिन अब इनके तय करने वाली बात के सामने एक दूसरा पावर सेंटर भी अपनी दखल पेश कर रहा है, और वो पावर सेंटर वो है जो कहता है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजेपी से क्या रिश्ता है? अगर घोषित तौर पर आप कहेंगे तो वो कहेंगे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो बीजेपी अपना पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी राजनीति से क्या मतलब। लेकिन बीजेपी राजनीति कैसे करेगी, इसका नियंत्रण, संचालन और सब कुछ कौन तय करता है? आरएसएस। पिछले 10 साल में बदला क्या था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो लोगों की जोड़ी ने पावर सेंटर अपने हाथ में कर लिया। जिसको चाहा मुख्यमंत्री पद से हटाया, जिसको चाहा कांग्रेस से बुलाकर अपनी वॉशिंग मशीन में धुलवाया, और उसके बाद पवित्र करके भ्रष्टाचारी भी हो तो देशभक्त बनाकर बीजेपी ज्वाइन करा दिया। बीजेपी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहे हों उनको बीजेपी ज्वाइन करा करके बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर चला रही थी सरकार। जब चाहा येदुरप्पा को हटा दिया, जब चाहा विजय रूपाला को हटा दिया, जब चाहा शिवराज सिंह चौहान को हटा करके उनको पता नहीं, मतलब वो बेचारी एकदम बदहवास की होगा क्या। जब चाहा वसुंधरा राजे सिंधिया को एक चिट्ठी पकड़ा दी कि जनाब अब आप नहीं मुख्यमंत्री होंगे। 9.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर को भी हटा दिया। एक जगह पर पेच फंस गया था, उत्तर प्रदेश, और अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वो हटाना चाहते थे और नहीं हटा पाए, या मुख्यमंत्री ने अपनी ऐसी जाल बिछा रखी थी कि अब वो इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी से टक्कर लेने की स्थिति में आ गए। तो इसलिए आरएसएस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, और खुलेआम अंदर खाने सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरएसएस अब अपने मनपसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना चाहता है। क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का भाषण सुना क्या? हालांकि अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर मुझे संदेह होता है। अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले जब निकल कर आए तो उन्होंने भाषण दे दिया कि पहले उन्होंने खट्टर को हटाया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया, अब वो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी लॉबी मजबूत कर ली और नहीं हटे। तो लोग ये संदेह कर रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी आप इंडिया गठबंधन में हैं कि मदद मोदी विरोधी बीजेपी वालों की कर रहे हैं क्या? आपने भाषण दे दिया, उधर योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी बची हुई है अभी तक। आज की तारीख में वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, नहीं बदल पाए। हालांकि कोशिश बहुत की थी और पूरे देश में इस बात पर खूब चर्चा थी। तो फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया, लिस्ट जारी कर दी कि मोदी और शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नियम कायदे कानून बता दिए थे कि 75 साल के ऊपर जाते ही अब आप सक्रिय राजनीति से संन्यास लीजिए, और अगर आप नहीं लेंगे संन्यास तो आपको जबरिया सन्यासी घोषित करिए, मतलब संन्यास दिलवा दिया जाएगा। आपको लाल कृष्ण आडवाणी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह और बहुत वरिष्ठ नेताओं की तरह, बहुत वरिष्ठ हैं तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा, और अगर बहुत वरिष्ठ नहीं है या वो कद नहीं है राजनीति का तो गायब कर दिए जाएंगे। मतलब राजनीतिक फलक से पता नहीं चलेगा कहां गए वो, सुमित्रा महाजन कहां चली गई। केजरीवाल ने लिस्ट पढ़ के बताई।
जब बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर 75 साल के बाद रिटायर होने की शर्त थी, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह रिटायरमेंट की शर्त क्यों नहीं? आरएसएस इसका जवाब दे। अब आरएसएस ने इसे दिल पे ले लिया कि भाई बात तो सही है, प्रधानमंत्री जी ने अगर 75 के बाद रिटायरमेंट का नियम बनाया था, लेकिन सवाल यह है कि रिटायर होके मोदी जी जाएंगे कहां, करेंगे क्या, होगा क्या उनका? मतलब आप सोचिए, जो नॉन बायोलॉजिकल अपने को घोषित करे, जो पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी से भी बहुत बड़ा कद अपना बना ले, बाकी नेताओं को किनारे कर दे, फिर इस तरह का एक झगड़ा बीजेपी और आरएसएस के बीच, गहरा झगड़ा इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये केंद्रीय धुरी बन गई थी गुजरात लॉबी, इसके सामने आरएसएस ने चुनौती पेश कर दी कि भैया आप दो में से एक ही आपको मिलेगा, क्योंकि 24 के चुनाव में अकेला शेर सब पर भारी नहीं पड़ा और बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुत दूर रह गई। तो कमजोर केवल बीजेपी नहीं हुई है, कमजोर केवल वहां का गठबंधन नहीं हुआ है, कमजोर नरेंद्र मोदी की छवि भी हुई है। इसलिए अंदर खाने पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि गुजरात लॉबी को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस की तरफ से शर्त रख दी गई है कि अब या तो आप अपने मनपसंद का प्रधानमंत्री रखिए या अपने मनपसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे कर दिया गया। इस चेहरे को अगर आपने गौर से राजनीति के पिछले 2-3 दशक भारतीय राजनीति के आप जानते होंगे, गुजरात की राजनीति को करीब से देखे होंगे, तो इस चेहरे को लेकर के आपको होने वाली साजिश भी पता होगी। संजय जोशी वो शख्स हैं जिनका कद एक जमाने में गुजरात में काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन जिसने गुजरात में आरएसएस का कद कंट्रोल कर दिया था, उस मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका भी कद कंट्रोल कर दिया। एक सीडी आ गई, उसके बाद तब ईडी कम काम करती थी, इसलिए सीडी काम कर गई संजय जोशी के मामले में। तो संजय जोशी उस सीडी कांड के बाद गायब से हो गए। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट ये बताती भी हैं कि ऐसा लगता है कि वो सीडी तो फेक थी, वो साजिश थी। पता नहीं भाई सच क्या है, ये तो बीजेपी के अंदर खाने की बात है। लेकिन अभी आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ उछाल दिया गया। बात बिगड़ी तो दूसरा नाम पेश कर दिया गया शिवराज सिंह चौहान का। अगर आपको बहुत पुराना इतिहास, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना नहीं पता है, तो मैं थोड़ा याद दिला दूं। गोवा अधिवेशन के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे और राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा कद था लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी में, और उस समय यह हो रहा था कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी 2014 में किसको दी जाए। सीधे तौर पर दो खेमे बट गए थे, और एक तरफ जो खेमा था लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, उस खेमे में सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और तमाम लोगों के नाम मीडिया में उछलने लगे थे। उनमें से एक नाम था शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो भी काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश के थे और लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, ओबीसी भी थे। हालांकि तब पता नहीं था इस देश को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी कंटेस्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा। और उस समय शर्त रखी कि जो मैनेज कर लेगा कि पूरा चुनाव का खर्चा कहां से आएगा, तो गपशप में चलता है कि वो खर्चा मैनेज करने में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में भारी पड़ गए। तो जो विपक्षी खेमे की तरफ से शिवराज सिंह चौहान का नाम था, वो नाम आगे कर दिया गया। तीसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी चलने लगा, और अंदर खाने खबर यह आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अब कैसे मैनेज किया जाए, जिन्हें राजनाथ सिंह जी ने एक पर्ची देकर के यह बताया था कि पर्ची देने के बाद कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगी, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अचानक वसुंधरा राजे सिंधिया को यह लगा कि उनके पास जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, कुर्सी हाथ में थी, और वो निकल गई। और उसके बाद से वो क्या राजनीति कर रही हैं, इस बात की सुगबुगाहट अब तेज हुई है कि वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कतार में है।
और अब मैनेज ये किया जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना मोदी और अमित शाह की गुजरात लॉबी को भारी पड़ता दिख रहा है? क्या वो लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को वापस राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पसंद के होंगे? फिर संजय जोशी की क्या काट ढूंढेंगे? और ये सब अभी चल ही रहा है। तब तक 75 साल के रिटायरमेंट वाली बात को और धार पकड़ा दी किसने? नितिन गडकरी ने। हालांकि नितिन गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कभी वो विद्रोही तेवर अपना लेते हैं, फिर अचानक द्वारिका वाला कोई सड़क का घोटाला सामने, कोई कैग की जांच आ जाती है, फिर कुछ दिन शांत हो जाएंगे, फिर उसके बाद कभी विद्रोही तेवर उठा लेंगे कि भाई मैं तो नेता बनने के लिए मुझे होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ किसी से मांगता भी नहीं हूं, फूलमाला पहनता भी नहीं हूं। ये वाला भाषण उनका वायरल होने लगेगा और लोग ये समझते हैं कि ये भाषण का इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? नितिन गडकरी। और उसके बाद नागपुर में महाराष्ट्र में मीटिंग बुलाई जाए और नितिन गडकरी उस मीटिंग में न जाए और 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से एक मीडिया टेलीविजन के इंटरव्यू में बोल दें कि भाई मुझे तो विपक्षी दलों की तरफ से ऑफर आ गया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। प्रधानमंत्री पद को लेकर जो चर्चा थी उसमें तड़का डालने का काम नितिन गडकरी ने कर दिया। और नितिन गडकरी को आपको पता है कि खाने का बहुत शौक है। उनके तो वीडियो रील्स वायरल होते हैं कि अच्छा आलू भोंडा और अच्छा जो है गोलगप्पा से लेकर के पाव भाजी और वड़ा पाव कहां मिलता है। तो इस बार तड़का कुछ तीखा लगा दिया नितिन गडकरी ने। और उसके बाद 75 साल के बाद रिटायरमेंट वाली बात आगे आ गई। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। ये मुझे लालू प्रसाद यादव का एक भाषण याद आ गया। संसद में खड़े होकर, तब वो यूपीए की तरफ से शामिल थे, और बड़े जोर से वो बोले कि हर कोई के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, हमारे भी मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और काहे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कौन मुलायम सिंह यादव को, कौन लालू यादव को, कौन माइनॉरिटी के लोगों को प्रधानमंत्री, कौन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने देना चाहता है? कोई बनने देना चाहता है? दौर बदल गया। उस तरह के तेवर वाले नेता अब कम बचे हैं। जो तेवर एक जमाने में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, एक जमाने में मायावती जी का, एक जमाने में उस कद्दावर नेताओं की श्रृंखला हुआ करती थी, तो उस तेवर के साथ तो नहीं, लेकिन तड़का लगाने में नितिन गडकरी ने कोई चूक नहीं की और प्रधानमंत्री बनने की बात को मीडिया में छोड़ दिया। अब वो तैरती जा रही है। कभी मन करता है तो खंडन कर देते हैं, कभी मन करता है तो बदल जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। तो एक तरफ नितिन गडकरी सामने आ गए और फिर एक और खेल बचा था जो उत्तर प्रदेश में खेला जाना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी दिल्ली में जो बैठी है, इनके बीच का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। गुजरात से एक अधिकारी को वीआरएस दिलवाकर, नौकरी छुड़वाकर दिल्ली के रास्ते लखनऊ भेजा गया कि वहां वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासकर योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भटकने को छोड़ दिया और कुछ देने ही नहीं दिया। जब प्रमुख सचिव और डीजीपी से लेकर के तमाम बड़े पदों पर नियुक्ति होने के लिए लखनऊ से फाइल दिल्ली भेजी जाती तो दिल्ली वाले उसे रोक लेते और वहां भटकने देते। दिल्ली और लखनऊ के बीच झगड़ा इतना बढ़ता चला गया कि वहां मुख्यमंत्री बदलने की बात होने लगी। केशव प्रसाद मौर्य बार बार जब इस तरह की कोई खबर आती है तो चर्चा में अचानक से आ जाते हैं कि एक पिछड़ा भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी बिसात ऐसी बिछाई और कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी को 33 पर रोक दिया और केंद्र में गुजरात लॉबी को इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बेबसी और बेचारगी चेहरे से झलकती है। उस योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान बनी हुई है। और फिर मौका देखकर योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक पे ऐसे कमेंट करने शुरू कर दिए कि गुजरात की तरफ से एक आवाज सुनाई देने लगी कि भाई अगला प्रधानमंत्री योगी क्यों ना हो। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाले नंबर पर
झगड़ा तेज हो गया कि उस पर अमित शाह होंगे या योगी आदित्यनाथ। और आज भी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए नितिन गडकरी के साथ रेस बनाए हुए हैं, अपने बयानों से, अपने कामों से, अपने भाषणों से, जिसके रास्ते चलकर नरेंद्र मोदी जी वहां तक अपना असर बनाए हुए थे। तो अब पूरी बीजेपी के अंदर भयानक घमासान आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रहा है। बहुत सारे वरिष्ठ नेता चुप हैं, लेकिन बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी न तो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है या मनोनीत कर पा रही है, और न 75 साल के बाद रिटायरमेंट होने का नरेंद्र मोदी का खुद का बनाया नियम उनको पार होने दे रहा है। और वहीं बीच बीच में तड़का लगाने के लिए कभी शिवराज सिंह चौहान तो कभी वसुंधरा राजे का नाम, कभी नितिन गडकरी तो कभी योगी आदित्यनाथ का नाम ऐसे तैरता है कि फिर नॉन बायोलॉजिकल लोगों को भी रात में बेचैनी होती होगी। और रही सही कसर संजय जोशी जैसे नामों ने पूरी कर दी। जब से ये खबर आई है तब से ये समझ में आ रहा है कि सीडी अगर वो वाली झूठी थी तो क्या नई वाली है भी या नहीं है, कंट्रोल कैसे होगा। कंट्रोल हाथ से छूटता ढीला होता दिखना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत त्रासद होता है जिसका पूरा जीवन सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने का है। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो टेढ़े टेढ़े। और अगर ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि अब वो अपना कंट्रोल बीजेपी पर, आरएसएस पर, सरकार पर बनाने में कामयाब हो पाते हैं या तिलिस्म अब टूटता और दरकता दिख रहा है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी बचता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए क्योंकि संख्या कम हो गई थी और झगड़ा अंदर तब भी था। वो एनडीए के नेता चुने गए और एनडीए के सहारे, नीतीश और नायडू के सहारे वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन नियंत्रण कमजोर हो गया है। विश्वास लगता है अपनों का भी उन्होंने खो दिया है। तो क्या वो अपना यकीन और विश्वास फिर से कायम कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। हालांकि सवाल यह है कि इन सब से देश का क्या भला, लेकिन भला यह है कि कम से कम उनके घर भीतर झगड़ा हो रहा है, कम से कम जनता तो अपने बुनियादी मुद्दों पर बात करे और ये कहे कि तानाशाह हर वक्त हर दौर में तानाशाह ही नहीं रहता, उम्र उसकी भी ढलती है, वक्त उसका भी बदलता है, मुट्ठी से रेत की तरह चीजें फिसलती हैं। सवाल ये है कि जब सब कुछ रेत की तरफ फिसल रहा होगा तो वो तानाशाह क्या करेगा जिसने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि अब उसका बड़ा होना है उस पर भारी पड़ रहा है। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये बातचीत पसंद आ रही हो तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा, घंटी की बटन दबाइएगा, और अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। विश्लेषण के इस कार्यक्रमों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।